दोस्तों आज हम लुसेंट की सामान्य ज्ञान पॉडकास्ट सीरीज का तीसरा संस्करण लेकर आ रहे हैं। इसके माध्यम से आप सिर्फ सुनकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। लुसेंट की सामान्य ज्ञान सीरीज के सभी ऑडियो पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी में था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, इसलिए महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंदगुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी का शासनकाल हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु, वास करने योग्य भूमि, चरागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, खिल्य, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपृहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इन्हीं स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्यों का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर
उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी से महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, को संसार की सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। संसार का सबसे सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्रभेद, दूसरा है मित्रलाप, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रणास, पांचवा है अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे: आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयिक्का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर: विष्णु मंदिर तिगुआ जबलपुर मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर भुमरा नागौदा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नयना कुठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी मध्य प्रदेश, शिव मंदिर खोह नागौदा मध्य प्रदेश, भीतरगांव मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ, उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों ने पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान में थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रथम प्रभावशाली शासक भी था, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला और देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष या बोध गया को कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके
कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसने अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे और 643 एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज और महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य, स्थानीय, उपरिक्त अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्ष में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द प्रयोग आया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट भाट कहा गया है। दंडपासिक, दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन में तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, जिसका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680, नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से 728, नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित 879 से 897 ईस्वी हुआ। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह राजाओं में से आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है।
इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग 752 ईस्वी था। इसकी राजधानी मनकिर या मानिखेत वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। उसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरबी निवासी अल मसूदी भारत आया। उसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा और एलिफेंटा महाराष्ट्र में जो गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 23 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की अनुमति दी थी। चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मानिखेट। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्टम, सोमेश्वर तृतीय, तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मानिखेट से राजधानी को हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्टम था। विल्हड़ और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्टम के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देव चरित की रचना विल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य षष्टम के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। वातापी का चालुक्य वंश। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न कराया था। जिनेन्द्र का मैगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद
नरसिंहवर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूतमंडल की स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना गया है। मालवा को जीतने के क्रम में विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य का भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने उसे निजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोक्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्मन था। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। चोल। नवीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 887 ईस्वी था, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा माहिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुम्मडी चोलमंडलम बनाया और पोलोनरुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। उसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदंब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले पदाधिकारियों को पेरुंदम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदम कहा जाता था। चोल काल में भूमि के प्रकार। वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान की भूमि, ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, सालाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव हेतु भूमि, देवदान मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडल कहा जाता था। मंडल कोट्टम
कोट्टम नाडु और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों, बगीचों के निर्माण हेतु गांवों की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। यह सभा वारियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में कासू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयंगोदार प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। इसकी रचना है कलिंग तुपर्णी। कंबन, ओट्टकुट्टम, पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप, पोन रन्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर अभिलेख, जो सभा सस्ता का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। परांतक प्रथम के शासनकाल का उत्तर मेरूर शिलालेख। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नांदेसी, मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता हेतु इच्छुक लोगों के पास ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष की बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है, तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने खाते या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यादव वंश, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचन ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सिंहण 1210 से 1246 ईस्वी था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। होयसल वंश, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल द्वितीय था, जिसे मलुक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र, आधुनिक हलेविड था। कदम वंश, कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी था। गंग वंश, गंग वंश संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल या कोलार थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश, काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अम्मकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था।
रुद्रमादेवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक रुद्र 1295 से 1323 ईस्वी था। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती में थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव का विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंश का क्रम इस प्रकार है: कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट हिंदू वंश की स्थापना की थी। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीठ था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन के अभियंता सुय्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षिणी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। उसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान में थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिरभोज था। मिहिरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी में था।
दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। गहड़वाल या राठौर राजवंश, गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी काशी थी। इस वंश का शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। गोविंद चंद्र प्रथम की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर में जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसने गौरी ने जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला। चहमान या चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव 1153 से 1163 ईस्वी हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसने पृथ्वीराज राजसो की रचना की। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। परमार वंश, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया। नैषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोग का उल्लेख है। नवसाहसांग चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज ने शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का और उसके बाद चहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति था। चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक 831 ईस्वी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर महोबा में थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया था।
विद्याधरी अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। उन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अलाउद्दीन दो सेनानायक परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधिकता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। उसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों को गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली के युद्ध 1518 ईस्वी में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसी के साथ लुसेंट की सामान्य ज्ञान सीरीज का प्राचीन इतिहास का जो खंड है वो पूर्ण हुआ। इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और जो भी आपके कमेंट हों उन कमेंट के बारे में बताइए।